बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अपना जो लेक्चर नंबर 4 है, जो हमने एक सीरीज़ शुरू की थी लॉ से रिलेटेड, कानून से मुतल्लिक़ जो कवानीन हैं और जो रोज़मर्रा हमारी आम आवाम को दरपेश मसाइल हैं, जो वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं, थाने में जाते हैं, अदालत में जाते हैं, किसी रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाते हैं और उनको जो मसाइल वहाँ पर उनको वहाँ पर देखना पड़ते हैं या जिनका सामना करना पड़ता है। तो हमने ये चाहा था कि इसके ऊपर हम हर इतवार को एक वीडियो में इसका ज़रूर ज़िक्र किया करेंगे और हम इसके ऊपर बात किया करेंगे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो है FIR। ये सेक्शन 154 है CRPC का, जो FIR को डील करता है। FIR को हम कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये सेक्शन 154 के तहत अंदराज होता है। इसका पुलिस का एक स्पेशल एक रजिस्टर्ड होता है, जिस रजिस्टर के अंदर ये इसका अंदराज करते हैं। जब भी कोई आम आदमी पुलिस के पास जाता है और पुलिस को जाके वो अपनी कंप्लेंट लिखवाता है, अपनी शिकायत लिखवाता है, तो हम कहते हैं कि उसने जाके आपको जो कंप्लेंट लिखवाई है आपने उसको FIR वाले रजिस्टर में दर्ज करना है। ये पुलिस की जिम्मेदारी है। अब आज की हमारी इस वीडियो में हम 3 सवालात के ऊपर बात करेंगे। पहला सवाल तो ये है कि क्या पुलिस वालों की ये कानूनी जिम्मेदारी है कि वो FIR दर्ज करें। दूसरी जो हमारा सवाल होगा वो ये कि अगर पुलिस वाले FIR दर्ज नहीं कर रहे तो हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किसके पास जाके हम दरख्वास्त लेके जाएं, कहाँ से हमें ये रेमेडी या रिलीफ मिलेगा कि वो पुलिस वालों को डायरेक्शन दें कि इनके जो दरख्वास्त है उसके ऊपर FIR का अंदराज किया जाए। तीसरा ये है कि अगर हमें ये लगता है कि या तो पुलिस खुद इसमें इन्वॉल्व है इस वकूए में, या जो दूसरी पार्टी है वो उसमें वो इतनी ताकतवर है कि पुलिस के पास मामला चला भी गया, FIR हो भी गई, तो हमें कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, हमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, तो फिर थर्ड क्या ऑप्शन हमारे पास बच जाती है कि हम उन मुजरमों को सज़ा भी दिलवा सके और पुलिस के जो अपने आप को पुलिस के रहम करम पर भी ना छोड़े और पुलिस से भी हम बच जाएं, महफूज रहें। वो थर्ड रेमेडी क्या है, वो थर्ड ऑप्शन क्या है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। कानून सिंपल है। कानून ये कहता है कि अगर किसी शख्स ने, अच्छा यहाँ ये बात नहीं हो रही कि जिसके साथ वकूआ हुआ है या कोई उसका अपना आदमी हो, कोई ख़ास आदमी हो, कोई रिलेटिव हो, कोई भाई हो, भतीजा हो, कानून में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है। कोई भी थर्ड पर्सन जब वकूआ होता है और वकूआ को वो देख रहा हो और वकूआ देखकर वो पुलिस वालों के पास जाता है वो ये कहता है कि मैं इस वक्त इस जगह से गुजर रहा था, इस चौक से गुजर रहा था, एक आदमी दूसरे आदमी का मर्डर कर रहा था, और वो आप जाके, या आजकल तो 15 पे कॉल होती है, 15 पे कॉल होने के बाद भी या पुलिस वाले खुद उसको रजिस्टर करें या आप जाके उसकी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर्ड करवाएं। वो जाके पुलिस को ये कहता है। अब हमारा कानून ये कहता है कि जब पुलिस ऑफिसर के पास कोई शख्स आता है कोई कंप्लेंट लेके और वो आके ये कहता है कि फ़लाँ ने फ़लाँ के साथ ज़्यादती की है या मेरे साथ किसी ने ज़्यादती की है, या कोई औरत आती है और वो ये कहती है कि मेरे साथ कोई ऑफेंस हुआ है, तो वो पुलिस वालों की ये जिम्मेदारी है कि वो फ़ौरन उसकी जो कंप्लेंट है, जो उसकी दरख्वास्त है, जो उसकी शिकायत है, वो FIR वाले रजिस्टर्ड में उसको उस रजिस्टर के अंदर उसको दर्ज किया जाए। और दर्ज करने के बाद कानून ये कहता है कि अगर तो वो रिटर्न लेकर आई है तो उसी को मिनो अन आप उस रजिस्टर में दर्ज कर दें। अगर वो रिटर्न लेके नहीं आई तो जो ओरल है, उसकी जो शिकायत है, उसको आप रिटर्न में लेके जाएं, आप उसको तहरीर करें, तहरीर करके उसको रजिस्टर में उसके ऊपर जो रजिस्टर है उसके ऊपर चढ़ा दें उस तहरीर को, और साथ उसको पढ़कर सुनाएं और उसको ये बताएं कि आपने ये कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है, आपने ये शिकायत दर्ज करवाई है। और उसके बाद अगर वो ये समझे, जो भी एग्रीव्ड आया है, जो भी इंफॉर्मेटिव आया है, जो भी इंफॉर्मेशन देने वाला आया है, वो आके जब ये कहे कि हाँ जी आपने सही लिखा है, तो उसके बाद वो उसके सिग्नेचर लेंगे और फिर हम कहेंगे ये FIR दर्ज हो गई है। FIR से मुराद ये होता है कि आपका जो कानून है वो हरकत में आ गया है। FIR से ये मुराद नहीं होता कि कोई बंदा मुजरिम हो गया और आप पुलिस वाले जाएं उसको पकड़ के मार धाड़ शुरू कर दें। FIR से ये मुराद है कि आप किसी भी केस के लिए आप हरकत में कानून आ जाता है और कानून अपना फिर इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन में कानून को ये लगता है कि अगर इसको गिरफ्तार करना ज़रूरी है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसको ये लगता है कि अभी इसकी गिरफ्तारी
नहीं होनी चाहिए, बाद में गिरफ्तार करेंगे। अगर कोई कलेक्शन ऑफ एविडेंस में कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो वो उसको डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ दो बड़ी परेशानियां बन चुकी है इस वक्त। एक तो यह है कि जो दरख्वास्त लेकर जाते हैं वो दरख्वास्त दर्ज नहीं की जाती और पहले इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। कानून में पहले कोई इंक्वायरी का शिक मौजूद नहीं है। एक तो अब एफआईआर से पहले ये इन्वेस्टिगेशन शुरू कर बैठते हैं। हमारे यहाँ कानून में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है कि आपने एफआईआर दर्ज करने से पहले इंक्वायरी करनी है। इसके ऊपर हमारे सुपीरियर कोर्ट की भी बड़ी जजमेंट्स हैं, हमारे यहाँ बड़ी ये चीज़ें हैं जो हायर कोर्ट्स की और सुपीरियर कोर्ट्स की, कि वो ये कहते हैं और हमारी जो हायर कोर्ट्स हैं वो ये फरमाती हैं कि आपने जब आपके पास कोई शिकायत आई है तो आपने दर्ज करनी है। अब इसका तरीक़ाकार ये बनाया गया था कि आपने उसको सुनना है, आपने उससे पूछना है कि अच्छा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एफआईआर का मकसद ये होता है कि आप वो जो कह रहा है वो आप उस खास रजिस्टर में दर्ज कर दें। पुलिस वाले आप क्या करते हैं, पुलिस वाले पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं करते, वो हफ्ता महीना लगाते हैं कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं। दोनों पार्टियों को बुलाते हैं, दोनों पार्टियों को बुलाने के बाद वो सुनते हैं, वो सुनते नहीं हैं, बेसिकली वो मैनेज कर रहे होते हैं कि कौन सी पार्टी मैनेज हो जाए। ये भी होता है कि बगैर एफआईआर ये लोगों को गिरफ्तार भी करके रखते हैं, उनको हफ्ता 10 दिन 15 दिन तशद्दुद करते हैं और उसके बाद जाके एफआईआर दर्ज होती है। और हमारे यहाँ कानून में जो डिले है, क्रिमिनल लॉ में डिले का आपको जवाब देना पड़ता है। एक दिन का डिले है, वकूआ आज हुआ है, एफआईआर कल दर्ज हुई है, तो कानून आपसे ये कहता है कि भाई आप बताएं एक दिन आप कहाँ थे, आपने एक दिन क्यों लगाया है, 2 दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गया, महीना हो गया, चाहे 100 साल के बाद भी आप दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन आपको बताना जरूर पड़ेगा कि आप कहाँ थे और आपको उसका कोई ना कोई एक्सक्यूज देना पड़ेगा। अब यहाँ हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ ये होता है कि जी पुलिस वाले कुछ भी नहीं करते, दरख्वास्त लोग लेकर जाते हैं। वो आजकल तो उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम बनाया हुआ है, वो दरख्वास्त आपसे ले लेते हैं, डायरी नंबर आपको मिल जाता है और कुछ दिनों बाद आपको मैसेज आ जाता है जी कि आपकी दरख्वास्त दाखिल दफ्तर कर दी है। कोई कार्रवाई नहीं हुई, आपको बुलाया नहीं गया, आपसे पूछा नहीं गया, सिर्फ उसी की कार्रवाई होती है जो जाए मैनेज करे और मैनेज करने के बाद वो सारी चीज़ों को देख ले। अब आपने क्या करना है, अगर आपको दरख्वास्त लेकर गए हैं, उसके ऊपर डायरी नंबर लग गया है, उसके बावजूद पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और चाहे आपको मैसेज आ गया है कि वो दाखिल दफ्तर कर दी है, तो उसके बावजूद आपके पास ये रेमेडी मौजूद है कि आप पुलिस वालों को छोड़ के चले जाएंगे जस्टिस ऑफ पीस के पास। हमारे यहाँ पंजाब में जस्टिस ऑफ पीस एडिशनल सेशन जजेस, जो हमारे सेशन जज होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने एक हो, 2 हो, 10 हो, एडिशनल सेशन जजेस को एक इजाफी ओहदा दिया होता है जस्टिस ऑफ पीस का। जस्टिस ऑफ पीस के पास आप जाते हैं और आप जाके एक दरख्वास्त फाइल करते हैं सेक्शन 22A और 22B CRPC के तहत, और आप उनसे ये कहते हैं कि जनाब ये हमने दरख्वास्त दी थी, ये उसके ऊपर डायरी नंबर है, ये रिसीविंग है, पुलिस वालों ने आज तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। आप डायरेक्शन दें, आप उनको कहें, आप उनको हुक्म दें कि वो ये मुकदमा दर्ज करें। पुलिस का ये निज़ाम होता है। अब ये पुलिस ने एक अपना जो निज़ाम बनाया है, उसमें जब उनको जस्टिस ऑफ पीस की तरफ से नोटिस आता है, रिपोर्ट तलब की जाती है, तो वो अपनी रिपोर्ट बताते हैं कि जी हमने इस मामले को इंक्वायर किया है और हम ये समझते हैं, हमने इन्वेस्टिगेट किया है और हम ये समझते हैं कि इसमें एफआईआर नहीं बनती और एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। तो कानून ये कहता है कि ठीक है, अगर पुलिस वालों ने खिलाफ भी रिपोर्ट लिख दी है, तो उसके बावजूद जस्टिस ऑफ पीस को अगर आपने कायल कर लिया, आपके वकील ने कायल कर लिया कि जनाब आपके पास ये एविडेंस मौजूद है, इस बंदे ने वाकई आपके साथ कोई ऑफेंस किया है, आपके साथ कोई ज्यादती की है, फ्रॉड किया है, धोखा दिया है, कुछ भी किया, आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, तो जस्टिस ऑफ पीस वो ऑर्डर करेगा और उसके ऊपर पुलिस को मुकदमा दर्ज करना होगा। तो ये आपके पास रेमेडी है। अगर पुलिस वाले आपके एफआईआर दर्ज नहीं करे तो आप थानों के चक्कर न लगाते रहें या आप मायूस होकर घर ना बैठ जाएं। आपके पास अगली ऑप्शन ये है कि उस दरख्वास्त के ऊपर आप एक रेमेडी लेने के लिए, रिलीफ लेने के लिए जस्टिस ऑफ पीस के पास जाके 22 से 22B CRPC के तहत एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और जस्टिस ऑफ पीस कहाँ पे होते हैं, जो हमारी सेशन कोर्ट्स होती हैं वहाँ पे वो वही जो एडिशनल सेशन जजेस होते हैं उनमें से किसी को इजाफी ओहदा दिया जाता है जस्टिस ऑफ पीस का। अब आप कहेंगे कि जी पुलिस वालों से तो हमें कोई उम्मीद थी नहीं, या पुलिस वाले कई दफ़ा होता है कि पुलिस वाले खुद इन्वॉल्व होते हैं, उन्होंने दौरान हिरासत किसी को मार दिया होता है, दौरान हिरासत किसी को ज़ख्मी किया होता है, या वो कोई पुलिस वाला है किसी की फैमिली का और उन्होंने को किया है, ऑफेंस किया है,
तो आप समझते हैं जी कि आप अगर जस्टिस ऑफ पीस डायरेक्शन दे भी दे तो क्योंकि दोबारा मामला तो एफआईआर तो पुलिस ने दर्ज करनी है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने करनी है, पुलिस ने चालान सबमिट करवाना है, तो हमें तो वो रिलीफ नहीं देंगे। एफआईआर दर्ज होने के बाद वो हमें सुनेंगे, उनको सुनेंगे और लिख देंगे जी कि वो तो बेगुनाह है और वो डिस्चार्ज कर देंगे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर हमें फ़ायदा तो कोई ना हुआ मुकदमा दर्ज करवाने का, या हमें एफआईआर दर्ज करवाने का, या हमें इतनी दरखास्तें देने का। उसका अगला हल भी है। देखिए, कानून में हल मौजूद होता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना उसकी नॉलेज है, कितनी अवेयरनेस है और आप कितने कमिटेड हैं अपने लिए, अपना हक लेने के लिए, और जालिम को या जिसने ज्यादती की है, जिसने ऑफेंस किया है, मुजरिम को सजा देने में आप कितने कॉन्शियस हैं, आप कितने विजिलेंट हैं, तो कानून आपको ज़रूर रिलीफ देगा। अब इसमें क्या है, और ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ क्योंकि हम प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें देखते हैं और करते हैं, तो हमें पता है कि जब आप लग जाते हैं तो हो जाता है, लेकिन आप मायूस होकर घर बैठ जाएंगे तो फिर नहीं होगा। अब आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है, हम कहते हैं कि अगर पुलिस वाले आपका मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ या आपको वो रिलीफ नहीं दे रहे, तो आप डायरेक्ट इस्तगासा फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 400 CRPC के तहत आप इस्तगासा, इसको कहते हैं प्राइवेट कंप्लेंट, ये आप फाइल कर सकते हैं। जो भी उस ऑफेंस की ट्रायल कोर्ट होगी, चाहे वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट हो, चाहे वो सेशन की कोर्ट हो, जो उस केस को, जो उस ऑफेंस को ट्राई कर सकती है, जो उसके ऊपर ट्रायल चला सकती है, ये हमारे CRPC ने लिखा हुआ है, जो हमारे शेड्यूल है कि कौन से ऑफेंसेज हैं जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में होंगे, कौन से ऑफेंसेज हैं जो डायरेक्ट सेशन कोर्ट में ट्रायल जिनके ऊपर होगा। तो ये सारा कुछ लिखा पड़ा है। तो आप उस अदालत में जाएंगे, या आपकी जो थाने का इलाका मजिस्ट्रेट है उसके पास आप लेके जाएंगे, या आप सेशन कोर्ट में जाएंगे, या दहशतगर्दी का है तो आप दहशतगर्दी अदालत में जाएंगे। आप डायरेक्ट एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करेंगे और आप उसमें कहेंगे जनाब कि मुझे ये रिलीफ चाहिए, मेरे साथ ये नुकसान मेरा हुआ है, मेरे प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है। तो आपकी वो जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर कर दी जाती है, वो दायर करते हैं आप जब अदालत में, तो अदालत दूसरी पार्टी को, जो मुलजिम पार्टी, उसको नोटिस जारी करती है, और नोटिस जब मुलजिम को हो जाता है तो वो आके अपने मुचलके जमा करवाता है, वो जमानतनामा जमा करवाता है अदालत में, और फिर अदालत, दोनों साइडों से एविडेंस आती है, और फिर अदालत अगर ये समझे कि इसने वाकई कोई जुर्म किया है या कोई जो ऑफेंस किया है या कोई क्राइम किया है, तो वो फिर उसको सज़ा सुना देते हैं। और मैं आपको उसकी मिसाल दूंगा कि मॉडल टाउन सानिया का जो केस है, पहले एक एफआईआर दर्ज हुई थी पुलिस की मुद्दत में, फिर एक जनरल रहील शरीफ की इन्वॉल्वमेंट से एक एफआईआर दर्ज हुई थी अवामी तहरीक की मुद्दत में। जब अवामी तहरीक को यह नज़र आया कि JIT वो है जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने हमें कत्ल किया या हमारे साथ जुल्म किया, जो चालान सबमिट करवाने वाले या जो प्रोसिक्यूशन है वो सारी की सारी वज़ीर आला, साबका वज़ीर आला शहबाज शरीफ की है, तो उन्होंने ये किया कि जहाँ उनकी एक पहले एफआईआर चल रही थी, फिर दूसरी एफआईआर थी, और उसके होते हुए इन्होंने इस्तगासा किया था। और इस्तगासा इसलिए किया था कि जनाब हमें पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है, और इन्होंने दहशतगर्दी अदालत में डायरेक्ट इस्तगासा फाइल किया था। जब इस्तगासा फाइल हो जाए और उसी ऑफेंस पे, उसी वकूआ की बाबत उस पार्टी की अगर कोई पहले एफआईआर चल रही होती है, तो एफआईआर केस रोक दिया जाता है और पहले इस्तगासा को सुना जाता है, और जो इस्तगासा का फैसला हो वही एफआईआर का फैसला समझा जाता है। तो इस्तगासा का जो अहमियत है कानून में वो और ज़्यादा है। तो ये हमारे यहाँ एफआईआर के बाद जो अंदराज मुकदमा की पिटीशन फाइल करते हैं जस्टिस ऑफ पीस के पास, और फिर प्राइवेट कंप्लेंट या जिसको हम इस्तगासा कहते हैं, ये तीन वो मरहले हैं या तीन ऑप्शंस हैं कि आपको अगर एक जगह से रिलीफ नहीं मिलता आप दूसरी जगह चले जाएं, दूसरी जगह से भी ना मिले तो आपके पास थर्ड ऑप्शन भी है। सिर्फ ये है कि आपको आपके इल्म में होना चाहिए कि आपने रिलीफ कैसे लेना है, और आपने उसके ऊपर विजिलेंट होना चाहिए कि आपने मायूस होकर घर नहीं बैठना, बल्कि आपने मुजरिम को, आपने जालिम को सज़ा दिलवानी है जिसने किसी भी मुआशरे में किसी भी मासूम के साथ कोई ज्यादती की है। तो इंशाल्लाह किसी दिन हम प्राइवेट कंप्लेंट पे अलग से करेंगे कि प्राइवेट कंप्लेंट कैसे फाइल होती है, उसके कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और उसका आगे प्रोसीजर क्या होता है। तो इंशाल्लाह हम इन सारी चीज़ों को मैं ये समझता हूँ कि मुझे जो सुनने वाले हैं उनको क्रिमिनल लॉ की भी पूरी होनी चाहिए, चाहे वो वकील हैं या नहीं हैं, उनको क्रिमिनल लॉ काफ़ी वकला से भी बेहतर आना चाहिए और पुलिस वालों से तो बिल्कुल बेहतर आना चाहिए, और उनको अपने राइट्स का पता हो कि हमारा हक है क्या, और वो अगर कोई इन्फ्रिंज करे तो हमने कैसे लेना है। और फिर सिविल लॉ से रिलेटेड भी इंशाल्लाह चीज़ों को हम डिस्कस करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामी और नासिर हो।
बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।